हेलो दोस्तों, मैं शुभमजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिची नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इस वीडियो में केवल हम बिल ऑफ एक्सचेंज की थोड़ी बहुत थ्योरी ही समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, मीन सेलर और बायर। बायर सेलर के पास आता है और बोलता है मेरे को 1000 रुपये का सामान दे दो। ठीक है, सामान मान के चलते कोई भी है, राइस मान के चलते हैं, चावल है। ठीक है, बोलता है 1000 रुपये के चावल दे दो। सेलर इसको क्या दे देगा? राइस दे देगा। अब सेलर क्या बोलेगा? 1000 रुपये के मैंने आपको चावल दे दिए, अब 1000 रुपये भी तो दो मेरे को। क्या दो? 1000 रुपये भी तो दो। तो वो 1000 रुपये नहीं देता, बोलता है एक काम करो, आप मेरे से ना कल ले लेना। इसका मतलब बायर क्या कह रहा है, आप मेरे से उधार ले लेना। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, आप किसी दुकान पे जाते हो और उनसे बोलते हो मेरे को ये सामान दे दो, मैं आपको रुपए कल या परसों दूंगा। हो सकता है दुकानदार आपका जानकार हो तो वो आपको दे दे उधार, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसा नहीं होता। दुकानदार के पास क्या श्योरिटी है कि उसने आपको सामान बेचा है और वो आपसे रुपए रिकवर कर सकता है? ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है। आपने बोला और उसने मान लिया। लेकिन हमारे इस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, सेलर कहता है ठीक है, मैं आपको 1000 रुपये के चावल दे दूंगा। क्या दे दूंगा? 1000 रुपये के चावल दे दूंगा। लेकिन आप मेरे को लिख कर दे दो कि आप मेरे को इतने रुपए इस तारीख को दे दोगे। जैसा कि इसी एग्जाम्पल में क्या था, सेलर ने क्या करा, 1000 रुपये के चावल तो दे दिए। इससे क्या कहा, एक रिटर्न एग्रीमेंट दे दो या लिख के दे दो मेरे को, राइटिंग में दे दो कि मैं आपको 1000 रुपये कल दे दूंगा। ठीक है, कल का मतलब नेक्स्ट डे। अगर मान के चलो आज 1 जनवरी है, तो ये कब दे देगा? ये बोलता है 2 जनवरी को आप उसमें लिख के दे दो कि मैं 2 जनवरी को 1000 रुपये सेलर को दे दूंगा। इसमें किस किस का नाम आएगा? बायर का भी नाम आएगा और सेलर का भी। कैसे? बायर लिखेगा बायर नेम, मैं आपको या धारक को 1000 रुपये 2 जनवरी को दूंगा। ये मैंने नॉर्मल लिख दिया है। तो इस तरीके से एक वो पेज पे लिख के दे देगा और बोलेगा लो सेलर, आप ले लो, जिस दिन मैं आपको ये दे दूंगा 1000 रुपये, आप इसको फाड़ के फेंक देना। क्यों? उसकी तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो ये जो नोट इसने लिख के दिया है वो किसके पास रहेगा? सेलर के पास। कि अगर इन फ्यूचर बायर मना कर दे कि भैया मैं रुपए नहीं दे रहा, मेरे पास तुम पे क्या सबूत है कि मैं 1000 रुपये तुम्हें देने वाला था, तो सेलर क्या कहेगा, रुक मैं सबूत लेके आता हूँ। और सबूत में क्या लेकर आएगा? जो बायर ने पेपर पे लिख के दिया था कि मैं आपको 1000 रुपये 2 तारीख को दूंगा, वो वाला पेपर ला के दिखा देगा। बात समझ में आई? तो हम इसी चीज को क्या कह सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी वो चीज है जो रिटर्न में हो, जिसमें नाम हो, रुपए हो और टाइम हो कि किस तारीख को कितने रुपए वो पे करने वाला है। ठीक है, और किसको पे करेगा और कौन बायर है उसका भी नाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से डेफिनेशन में समझते हैं। अगर मैं डेफिनेशन में बोलूं तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ गुड आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स उधार में बेच रहे हैं, एंड द बायर जिसने खरीदा है वो प्रॉमिस करता है
टू मेक पेमेंट आफ्टर एग्रीड पीरियड। अगर इस लाइन को अगर आप समझोगे तो मैंने लिखा है, क्या कह रहा है, व्हेन अ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान बेचा गया, तो बायर क्या करता है, प्रॉमिस करता है पेमेंट देने के लिए आफ्टर एग्रीड क्रेडिट पीरियड। जैसा कि अगर मान के चलो वो कहता है एक दिन बाद में आपको पेमेंट करूंगा, तो जो क्रेडिट पीरियड हो गया वो क्या होगा हमारा, एक दिन। तो मतलब एक दिन के बाद वो पेमेंट करेगा। यहाँ तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। द सेलर फील्स श्योर इफ सच प्रॉमिस इज मेड बाय द बायर इन राइटिंग। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम बोल चाल के बोल दें कि भैया हम आपको 1000 रुपये बाद में दे देंगे, सेलर हो सकता है हमारी जानकार हो, वो मान भी जाए, हमें बोल दे कि चलो ठीक है, आप मेरे को एक दो दिन जब भी आपको लगे तो आप मेरे को 1000 रुपये दे देना। लेकिन हो भी तो सकता है कि सेलर मना कर दे, नहीं मैं कैसे दे दूँ। तो आप क्या कहोगे, एक काम करो मैं आपको लिख के देता हूँ जिससे आप और ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाओगे कि हाँ मैं आपको इतने रुपए दूंगा। तो यहाँ क्या लिखा है, जो सेलर है वो सिक्योर फील करेगा कि हाँ भाई मेरे को रुपए मिल जाएंगे इन फ्यूचर। किससे, अगर वो प्रॉमिस जो बायर ने किया है वो किस में हो, राइटिंग में हो, रिटर्न में हो। द रिटर्न प्रॉमिस बाय द बायर कैन बी मेड इन फॉर्म ऑफ आइदर बिल ऑफ एक्सचेंज या और प्रोमिसरी नोट। ये क्या कह रहा है, जो रिटर्न है प्रॉमिस जो किसने करा है, बायर ने करा है, वो हो सकता है इस तरीके का फॉर्म हो। अब आपको एप्लीकेशन और लेटर नॉर्मल पता है, होती दोनों चीज़ें सेम है, थोड़ा थोड़ा बहुत स्लाइटली सा फर्क होता है। ठीक है, वैसा ही क्या होता है, एक फॉर्मेट बना रखा है कि अगर हम ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक पहला बिल ऑफ एक्सचेंज के तरीके से, दूसरा प्रॉमिसरी नोट के तरीके से। तो ये वाला हमारा चैप्टर कौन सा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें जब कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रॉमिसरी नोट का, तो थोड़ा बहुत इसको भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉमिसरी नोट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, किस तरीके से होता है। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हमें कौन सा पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो बोल दिया बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में हम प्रॉमिस मतलब एक तरीके से कर देंगे कि प्रॉमिस हमने किसको कर दिया, सेलर को कर दिया। क्या सेलर, अगर हम ये प्रॉमिस तोड़ देते हैं तो सेलर क्या इस चीज़ को वसूल कर सकता है कि भैया हाँ इस सामने वाले पर्सन ने मेरे को ये लिख के दिया था और मेरे को अभी तक इसने पेमेंट नहीं की। क्या वो जाके पुलिस थाने में या किसी कोर्ट में कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है? जी हाँ कर सकता है। किस रीज़न से कर सकता है? तो वो रीज़न है, बोथ ऑफ दीज आर लीगल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल एक्ट 1881। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये जो नोट बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, वो हमारा क्या है, लीगल टेंडर है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें नेगोशिएबल एक्ट 1881 में सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूंगा, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, वो हमारा होता है नोट। कौन सा नोट, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए का, ये सारे नोट क्या है, हमारे लीगल इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के।
अगर अब आप बोलोगे उस पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उस पे चेक करोगे तो उस पे एक लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए सामर्थ्य हूँ, और नीचे होता है आरबीआई गवर्नर का साइन। ठीक है? इस चीज़ का मतलब समझ गए? इसलिए हर चीज़ पे जहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जो नेगोशिएबल एक्ट में लिखे हुए हैं, उन सब में ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। इतना बात समझ में आ गई? अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसे है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? एक कहानी लेते हैं, कैसे? तो एक बार ये समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क कैसे करता है। ठीक है? जैसे मैं मान के चलूँ, टेलर है और बायर है। मैं थोड़े-थोड़े जो इसमें काम आने वाले वर्ड्स हैं, वो भी लिखते हुए चल रहा हूँ। सेलर को हम कहते हैं ड्रॉअर, और इसको कहेंगे ड्रॉई। ठीक है? क्यों? जब आपने बोला कि मैं आपको उधार दे, मतलब मेरे को उधार दे दो, मैं आपको रुपए वापस कर दूंगा। सेलर बोलता भाई मेरे को विश्वास नहीं है तेरे पे कि तू देगा नहीं देगा, एक काम कर मेरे को लिख के दे दे। तो सेलर क्या कहेगा करेगा, एक पेज लेगा और पेज पे लिखेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। ठीक है? जिस पे ये लिख देगा कि जो बायर है, मान के चलते गोलू एक बायर है, गोलू मेरे को 1000 रुपये देगा 15 जनवरी को। ठीक है? ये लिख के दे दिया। अब ये क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसको देगा, बायर को देगा। ठीक है? बायर को किस लिए देगा, भाई इस पे क्या कर दे तू, शाइन कर दे, एक तरीके से कंफर्म कर दे कि तू मेरे को 1000 रुपये देगा। अब बायर क्या करेगा, साइन कर दिए। साइन करने के बाद साइन करने के बाद बायर क्या करेगा, इसको वापस से किसको दे देगा, सेलर को दे देगा। किसको दे देगा, सेलर को दे देगा। इस पूरे तरीके को हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें कवर करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब ये जो बिल है वो किसके पास आ गया, सेलर के पास आ गया। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर के पास आ गया, तो जब ये बायर इसको पे करेगा, किसको पे करेगा, सेलर को। क्यों? क्योंकि इसी के पास, सेलर के पास क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। इस वर्ड को हम कहते हैं पे। ठीक है? अब 3 वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। बात को समझना। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं, तो उसमें आएंगे तीनों वर्ड आएंगे। ठीक है? तो हम उसमें समझाएंगे कि कौन क्या होता है, कौन क्या नहीं। इस छोटे से एग्जाम्पल में आप ये चीज़ तो समझ गए, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसे ड्रॉर कहते हैं, जिसके लिए ये बनाया जाता है उसे ड्रॉई कहते हैं, और जिसको पे किया जाता है उसे हम पेई कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब नेगोशिएबल एक्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन लिखूं, तो नेगोशिएबल एक्ट में सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 1881 में हमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसकी डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की। प्रोमिसरी नोट की भी दी हुई है, वो दी हुई है सेक्शन 4 में। तो जब हम प्रोमिसरी नोट पढ़ेंगे तब हम उसे, उस डेफिनेशन को देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज इस डेफिनेशन को ढंग से, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ढंग से एनालाइज करना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो छोटे मोटे बन सकते हैं थ्योरी बेस पे बिल ऑफ एक्सचेंज पे, वो आप सॉल्व कर भी सकते हो। तो इसलिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional
order signed by the maker directly a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument on a specified date. ये हो गई हमारी नेगोशिएबल एक्ट के हिसाब से बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन, जो हमारी कहाँ दी हुई है, सेक्शन 5 में। अगर मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को एनालाइज करूं, ठीक है, तो क्या क्या लिखा आ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन अ रिटर्न। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किस में होता है, राइटिंग में होता है, लिखा हुआ होता है। कंटेनिंग एंड कंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मतलब जब बायर इसको एक्सेप्ट करेगा, बायर इसको एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा, बायर क्या करके देगा, बायर करके देगा साइन, ठीक है। तो जब वो साइन करेगा ना, तो जो सेलर ने चीजें लिखी होगी कि गोलू हमें 1,000 रुपये 15 जनवरी को देगा, इसको आप वो डिनाई नहीं कर सकता। इसको किसी भी कंडीशन लगा के कि नहीं मैं 15 तारीख को नहीं 16 तारीख को दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। वो जो बनाया होगा उसी पे साइन करेगा। अगर उसे लगता है कि वो 15 को नहीं दे सकता 16 को देगा, तो वो इस पे साइन नहीं करेगा और क्या कहेगा, सेलर को बोलेगा एक काम करो आप एक और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ जिसमें लिखो कि मैं 1,000 रुपये 16 तारीख को दूंगा, ठीक है। वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे कभी भी कंडीशन नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। अगर वो साइन नहीं करेगा और बोल देगा सेलर को ये चेंज करके दे दो, तब उसके बाद जब नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा जिसपे 16 तारीख की डेट होगी, केवल उसी पे वो साइन करेगा। बात समझ में आई। जो बायर है वो जब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, तो कोई भी कंडीशन अपनी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो साइंड बाय द मेकर, मेकर कौन होगा, ड्रॉअर मतलब सेलर, सेलर भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन करेगा अपने, डायरेक्टली अ सर्टेन परसेंट टू पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमें पे करना पड़ेगा किसी सर्टेन परसेंट को, क्या चीज, सम ऑफ मनी, ओनली टू किसको, टू द ऑर्डर और द बियरर, ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर और बियरर क्या है, बात समझना। नॉर्मली अगर इस वाले केस में देखा जाए तो वो किसको पे कर रहा था, वो पे कर रहा था सेलर को, किसको, शेलर को। लेकिन हो सकता है सेलर ये बोल दे कि भैया मेरे को मत करना, एक काम करना मेरा बड़ा भाई है उसको पे कर देना, इसको पे कर देना, मेरा एक बड़ा भाई है उसको पे कर देना। तो उसने क्या कहा, एक तरीके से ऑर्डर दिया कि किसको दे देना, बड़े भाई को, बिग ब्रदर को पे कर देना। ये ऑर्डर वाली बात समझ में आ गई। सेलर कहता है मेरे को पे मत करना, मेरे बिहाफ पे किसको पे कर देना, किसी अदर पर्सन को, पहला काम। ऑर्डर वाली बात समझ में आ गई। फिर ये लिखा है सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब होता है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। हो सकता है सेलर ने आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया कि बड़े भाई को देना है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज उसने क्या कर दिया, बड़े भाई को दे दिया। किसको दे दिया, बड़े भाई को दे दिया। इसका मतलब अब ये है जो बायर है वो किसको पे करेगा, बड़े भाई को पे करेगा। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे नोट होते हैं उस पे बियरर लिखा होता है कि जो भी मतलब जो नोट है जिसके पास होगा वही उसका मालिक है, इस तरीके से।
हो जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अब किसके पास है? बिग ब्रदर के पास, बड़े भाई के पास। तो मालिक कौन हो गया? बड़ा भाई हो गया। तो अब पेमेंट किसको मिलनी चाहिए? बड़े भाई को। अगर उस इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा होगा? बियरर लिखा होगा तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे? फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो कि मैंने क्या बोला था, अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से एनालाइज करते हो, पढ़ते हो, याद रखते हो, तो आपको एक और आंसर मिल जाएगा किस चीज़ का? फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो अगर मैं पहला मानूं, पहला क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर। ये क्या होता है? लिखित में होता है, रिटर्न में होता है। पहला फीचर समझ में आ गया। दूसरा, ड्रॉन एंड साइन बाय मेकर, या फिर हम लिख सकते हैं ड्रॉअर, जिसने ड्रॉ किया है। ठीक है, क्या करेगा? ड्रॉ और साइन कौन करेगा? मेकर करेगा, ड्रॉअर करेगा। ठीक है, पहले। दूसरा, अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर क्या है? जो ड्रॉई है, कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई मैंने किसको बताया था? जो बायर था। ठीक है, ड्रॉई टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट द ड्रॉई must accept it to make a valid या वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। अनकंडीशनल ऑर्डर में मैंने क्या समझाया था? जो ड्रॉअर है, मतलब जो ड्रॉई था, वो क्या करेगा? इस पे साइन करेगा। और साइन किस कंडीशन पे करेगा? बिना कंडीशन लगाए। अगर वो कंडीशन लगाता है तो वो क्या कहेगा? सेलर को एक और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए और इसको खत्म करने के लिए। बात समझ में आई? तो वही चीज इस डेफिनेशन में लिखी है। क्या? जो ड्रॉअर है एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब साइन करेगा, इट टू अ वैलिड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। अगर वो जब साइन कर देगा तो वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो वैलिड हो जाएगा, वो मान्य हो जाएगा। और जब तक साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज बेकार है, किसी काम का नहीं है। चौथे पे आ जाओ। फोर्थ फीचर्स क्या है? स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेगा। क्या करेगा? स्पेसिफाइड अमाउंट टू पे, या पेबल, क्योंकि अभी नहीं कर रहा, इन फ्यूचर करेगा, तो इसलिए पेबल टू द पर्सन। अब टू द पर्सन किसको करेगा? या तो जिसका भी नेम लिखा होगा, नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला कौन हो जाएगा जिसका नाम लिखा जाएगा? कौन? ड्रॉर। ड्रॉर सेलर क्या लिखेगा? पहले अपना नाम लिखेगा ना, कि ये मेरे को पे करेगा। ठीक है, या फिर टू हिज ऑर्डर। अगर उसने बोल दिया क्या, मेरे को नहीं, मेरे बड़े भाई को पे करना है, दूसरा कंडीशन समझ में आ गया? या टू द बियरर, जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पे करेगा। क्यों? जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वही एक तरीके से ऑनर माना जाता है। बात समझ में आ गई? पांचवी पे आ जाते हैं। पांचवा फीचर कहता है स्पेसिफाइड डेट पे पे करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड डेट कौन सी? जैसे मैंने बताया था क्या, जिस भी स्पेसिफाइड डेट पे हमें पे करना होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? 15 जनवरी। ठीक है, इसलिए 15 जनवरी को पे करेगा। पांचवा समझ में आ गया। छठा फीचर्स,
डेटा फीचर्स ज़्यादा मेन नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सेप्टेंस वाली आ जाएगी, तो वही चीज़ है, एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉय। ड्रॉय इसको एक्सेप्ट करेगा और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब हमें क्या चीज़ पता चल गई, पहले हमें बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता चल गया क्या क्या चीज़ें होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की हमने डेफिनेशन देख ली नॉर्मली हमारे वर्ड्स में, और दूसरा नेगोशिएबल एक्ट के लैंग्वेज में, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने फीचर्स बना दिए। फीचर्स कितने बने हमारे, 6। पहला बना बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा, जो ड्रॉअर है वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा, बनाएगा और उस पर साइन करेगा अपने। तीसरा, जो ड्रॉई है वो उसको एक्सेप्ट करेगा बिना किसी कंडीशन के लगाए हुए। चौथा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा जो ड्रॉई पे करेगा, या तो उसके बिल ऑफ एक्सचेंज पे जिस पर नाम होगा उसको, या उसके ऑर्डर पे, या उसके बियरर पे, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास होगा उसको। पांचवा स्पेसिफाइड पॉइंट कि जब पेमेंट होगी वो कब होगी, स्पेसिफाइड डेट पे होगी जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखी होगी। सिक्स, ड्रॉअर जब तक इसको सॉरी ड्रॉई जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, फीचर्स हो गए। अब इसके थोड़ा सा एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं, देन हम इसको क्लोज करेंगे। पहला, इसमें पार्टीज कौन कौन सी होंगी। पार्टीज होंगी, पहला जैसे कि मैंने बताया था ड्रॉअर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पेई। ठीक है, ड्रॉअर कौन होता है, वो मेक्स या राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया होगा वो हमारा क्या होता है, ड्रॉई। ऑन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, जिसके लिए बनाया जाता है वो क्या होता है, ड्रॉई। यहाँ पे हम एक एग्जांपल छोटा सा लिख लेते हैं, सेलर, और यहाँ लिख लेते हैं बायर। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा सेलर क्या होता है, ड्रॉर। बाई कौन होता है, बायर कौन होता है, ड्रॉई। अब पे कौन होता है, टू whom, whom टू पे, जिसको हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब एक बात बताना, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या ड्रॉर ही पेई हो सकता है, मतलब कि जिसने ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया उसी को रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, क्यों, जब तक वो क्या नहीं करता, कोई ऑर्डर नहीं देता या बियरर वाला केस नहीं आता। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज उसने किसी और को ना दिया हो, या फिर उसने कोई ऑर्डर ना दिया हो कि इसको पे करना है, तब तक हमें किसको पे करना होता है, सेलर को ही पे करना होता है, ड्रॉर को ही पे करना होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, किसी कभी कभी हो सकता है ड्रॉर ही पे ही होगा। ठीक है, पहला तो टॉपिक ये खत्म हो जाता है पार्टीज का। दूसरा आता है कितने टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। बस नाम बताऊंगा, जब हम आगे इसको और पढ़ेंगे तब इनकी डिफरेंस भी बताएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के जो टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंट होता है। पहला होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल जब माना जाता है, थोड़ा बता देता हूँ। ट्रेड बिल वो होता है जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग में करते हैं, मतलब कि हम उधार लेने गए, उधार में हमने जो बिल बनाया उसे हम ट्रेडिंग बिल कहते हैं। अकोमोडेशन बिल हम कहते हैं एक तरीके से फॉर द हेल्प, फॉर म्यूचुअल हेल्प। अब वो म्यूचुअल हेल्प कैसे होगी, वो हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से अकोमोडेशन बिल बना के अपने किसी दोस्त की मदद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड बिल तो नॉर्मल होता है जो हमने अरे सेलर और बायर के बीच में या किसी पर्सन के बीच में अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए होगा। लेकिन जो अकोमोडेशन बिल होता है वो हम अपने दोस्त या किसी कंपनी या फिर अपने किसी रिलेटिव्स की मदद करने के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन बिल। और किस तरीके से उस बिल को बनाने के बाद मदद होगी वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम अकोमोडेशन बिल का चैप्टर पढ़ेंगे, मीन्स टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये दो तरीके के हो गए पार्टीज टाइप। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस वीडियो का कि बिल ऑफ एक्सचेंज के एडवांटेज क्या होंगे। तो ज़्यादा बड़े बड़े एडवांटेज नहीं है, जो एडवांटेज होंगे छोटे छोटे में मैं लिखते चलूंगा और उनको फिर आपको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे पहला, आप बिना टेंशन के परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड ऑन क्रेडिट, हम उधार पे रुपए खरीद वो सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो हमें विश्वास रहेगा कि सामने वाला हमें पे करेगा। अगर पे नहीं करता तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एक्शन मतलब हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। ये हो गया। तो टेंशन नहीं होती कि सामने वाला बंदा पे करेगा या नहीं करेगा। अगर बोल के चला गया तो हो सकता है वो डूब भी जाए, ठीक है, वो रुपए ना देने आए। तो इस चीज़ में हमें एडवांटेज मिल जाता है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बना होता है तो, कि सामने वाला पर्सन हमें पे जरूर करेगा। दूसरा, डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज मिल जाती है। इसको जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज अभी पेंडिंग रखता हूँ मैं, अभी बस एडवांटेज बता रहा हूँ, ठीक है। याद रखना मैं क्या क्या चीज़ें पेंडिंग रख रहा हूँ, क्यों, और ये पेंडिंग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि अगर मैं बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम उसमें ये चीज़ समझ लेंगे कि किस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को हम डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आ जाओ, इजी टू रिकवर द अमाउंट। ईज़ी क्यों है रिकवर करना? क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि भाई अगर मैंने रुपए नहीं दिए तो ये मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो वो भी टेंशन में रहता है, भाई कैसे भी करके इसको ऑन टाइम हम पेमेंट कर दें। अगर बाय चांस वो नहीं करता तो हमारे पास ईज़िली वे होता है कि हम लीगल एक्शन लेके उससे रिकवर कर सकते हैं। अगर बोला होगा तो हम कहीं पे भी ये प्रूव नहीं कर सकते कि सामने वाले ने बंदे ने मेरे को बोला है, इस वजह से वो पे करेगा। रिटर्न में होती है चीज़ें तो ज़्यादा बेस्ट रहती है। चौथा, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है अगर बाय चांस, वैसे तो अभी इसको भी मैं पेंडिंग में रखता, लेकिन थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्या होता है। होता क्या है, इधर सेलर और बायर है, ठीक है। जब इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? बिल ऑफ एक्सचेंज है सेलर के पास, ठीक है। अब सेलर क्या कहता है, भैया मेरे पास तो जरूरत नहीं है, एक काम कर मेरे बड़े भाई को पे कर दियो। इसको कर देना, बड़े भाई को पे कर देना। और इसने बिल ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया? बड़े भाई को दे दिया। तो हम इस बड़े भाई को जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया ना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट, ठीक है। कि हमने उसको किसी को प्रदीप मतलब किसी थर्ड पार्टी को हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड कर दिया है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। पांचवा, सर्टेनिटी एज टू पेमेंट। हमें पता होता है कि हाँ पेमेंट मिल जाएगी। पेमेंट कैसे मिलेगी? डेट ऑफ पेमेंट इज सर्टेन, मतलब हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट पहले से ही फिक्स होती है, इसलिए हमें पता है कि इस तारीख तक हमारे पास रुपए आ जाएंगे। नो रिमाइंडर टू डेटर्स। कई बार क्या होता है, भाई हम दुकान से सामान तो लिया है, अब दुकानदार को पेमेंट नहीं कर रहे। अब दुकानदार क्या कह रहा है, हर दिन जब भी हम उससे सामान लेने जाते हैं वो टोक देता है कि भाई 1000 रुपये तुम्हारे पेंडिंग है पुराने, भाई 1000 रुपये पुराने पेंडिंग है। तो इस केस में जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं तो हमें रिमाइंडर देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन तारीख आएगी उस बिल ऑफ एक्सचेंज की, या तो वो पर्सन पे कर देगा, नहीं तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती उसको याद दिलाने की कि भाई तुम्हारे पास मेरे 1000 रुपये हैं, ठीक है। सातवां, कॉन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रेड
रिमिटेंस। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास एक कन्वीनियंट मीन्स होता है कि आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। विश्वास रहता है कि हाँ, सामने वाला पर्सन धोखा नहीं देगा, हमें रुपए मिल जाएंगे, तो हम इस चीज़ में ईजिली ट्रेड कर पाते हैं। अगर हम मान के चलें सेलर है, बायर है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ना दे और सेलर सभी को उधार दिए जा रहा है, उधार दिए जा रहा है, तो क्या अपना ट्रेड को सही से काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसको टाइम पे रुपए मिल ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, वो अपनी माइंड में ये बिठा लेगा कि हाँ भाई, 15 जनवरी तक मेरे पास इतने रुपए आ जाएँगे। तो वो अपने जो बजट है, वो उस तरीके से बना के चलता है। तो इसे कन्वीनियंस में से ट्रेड रेमिटेंस कहते हैं। 8वाँ आ जाओ, वैलिड एविडेंस ऑफ डेट या डेटर। इसे हम क्या कहते हैं? एक वैलिड एविडेंस होता है हमारे पास, ये सामने वाला पर्सन जिस पे हमारा उधार है, वो हमारा क्या है? डेटर है। डेटर कौन होते हैं? जिसको हमने उधार दे रखा होता है। ये बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से हमारे एडवांटेज सारे खत्म हो जाते हैं। जिसमें से मैंने 2 पेंडिंग रखे, एक डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़, चौथा एंडोर्समेंट, ठीक है? इनको जब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि बैंक से हम डिस्काउंट कराते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, तब वो आ जाता है डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ में। तो इससे क्या हमारा एडवांटेज हो जाता है, तो वो तब हम पढ़ेंगे। और एंडोर्समेंट में जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है सामने वाले को पेमेंट करने के लिए, जगह उसकी जगह हम क्या दे देते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है? बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी जो नॉर्मल सी थी, जो हमें समझना था कॉन्सेप्ट कि क्या बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, किस तरीके से आया, क्यों हमने इस चीज़ को लेकर आए, अगर हम इसको नहीं लाते तो क्या बेनिफिट होता है या क्या नुकसान था हमारा, तो वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।